सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में राइज जो नंबर्स सिस्टम है उसको ख़त्म करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नए ग्रेडिंग सिस्टम की मंजूरी दे दी है। इस चेंज का पर्पस जी ना सिर्फ तालीमी बोर्ड्स में समहाउ यकसानियत लाना है, बल्कि तलबा की जो कारकर्दगी है उसको एक ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज़ाहिर करना भी है। नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत 40% से जो कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको यू ग्रेड दिया जाएगा, जबकि 40% से 50% तक जो नताइज हैं उनको डी ग्रेड के तौर के ऊपर पास समझा जाएगा। ये फैसला समहाउ तालीमी सिस्टम के अंदर मैंने जैसे कहा कि ट्रांसपेरेंसी हो, स्टैंडर्ड हो, और फ्यूचर में जो हम जीपीएस सिस्टम के नफाज में हेल्प देने के हवाले से बात करें उसमें हो सकता है देर। अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम हकीकी तौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको बेहतर करेगा, या सिर्फ आपके जो इम्तिहानी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके ज़रिए तलबा के ऊपर समहाउ प्रेशर बिल्ड होगा। क्या चीज़ें होंगी इस पर एक माहिर तालीम में बहुत बेहतर तौर पे बता सकती हैं। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं पहले तो आपकी राय चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर, ये जो सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, मंजूरी दी है, क्या हम इससे पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक तो जो पहले आपने कॉन्टेक्ट अपने सुनने वालों को दिया है, वो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आपको भी ये इस बात पे यकीन नहीं, शायद इस किस्म की कॉस्मेटिक से वाकई हमारी क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल या नेशनल कॉम्परेबिलिटी बोर्ड्स के दरमियान हो सकती है कि नहीं। और सिंपल सबसे थोड़ी तफसील पे आती हूँ, वो ये है कि दिस इज अ लॉट ऑफ डांस जिसे कहते हैं अबाउट वेरी कॉस्मेटिक। कोई ऐसी नहीं की गई चीजें जिसे कहते हैं ना टाइम लगी, एफर्ट लगी, बस आपने चेंज कर दी। आपने कहा कि आइंदा से हम मार्क्स की बजाय या परसेंटेजेस की बजाय अब हम ABC लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैसे ही है कि आप कहें कि 96% से 100% तक, आज से मैं A++ नहीं, मैं इसका नाम अर्मिला रख रही हूँ या मैं इसका नाम आयशा रख रही हूँ, तो हम ये भी कर सकते हैं, एंड इट विल स्टिल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो क्वालिटी पे देखिए, फर्क तो हमें पता है ना कि पड़ता है इस चीज से कि आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। क्लासरूम में आपकी पढ़ाई, आपकी टीचिंग बेहतर हो गई है, आपका करिकुलम जो है वो बेहतर हो गया है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो गया है? आप एग्जाम बनाते कैसे हैं, उसमें सवाल किस्म के पूछते हैं, बच्चों को उसके लिए कैसे तैयार करते हैं, उसकी मार्किंग इन्फ्लेटेड है, नहीं है, ठीक मार्किंग कर रहे हैं, या बस हर बच्चे को नंबर देते जा रहे हैं? तो वो चीजें तो ठीक नहीं की इन्होंने तो सिर्फ, वो मैं किसी से बात करी थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि मिनिस्टर साहब ने सिर्फ ये दिखाया है कि उनको 5 का पहाड़ा आता है। तो ये कि वो 5 का पहाड़ा है, इन इट्स पैकेजिंग, इट्स कॉस्मेटिक, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सब्सटैंटिव क्वालिटेटिव जो डिफरेंस होता है ना, जो हमारे असली मसले हैं, वो हल नहीं हो रहे इससे। अच्छा डॉक्टर आयशा, मैं चूँकि एक होस्ट हूँ तो मेरे लिए सिर्फ सवाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई रियली वांट कि जो आप जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन दें, एंड यू सो राइट समहाउ आई एग्री विद दैट कि हम फॉर द टाइम बीइंग हमारा ये ओवरऑल मुल्क के सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। हम शॉर्ट टर्म और बगैर कुछ रिसर्च और उसके हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में हम सोचते हैं कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या आएगा, हालांकि हमें पहले सोचना चाहिए। मैं चाहूँगी कि ये हम एजुकेशन सिस्टम में पहले ही उलझे हुए हैं, हमें पहले क्लैरिटी ही नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है। इवन मैं बच्चों को भी देखती हूँ तो जब वो 8th क्लास में होते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं, ओ लेवल्स वाली साइड पर जाना है, मेट्रिकुलेशन की तरफ जाना है, करना क्या है, करियर काउंसलिंग तो दूर की बात है, एजुकेशन काउंसलिंग का भी आइडिया कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आप ही के शो पे 2-3 हफ्ते पहले हमारी एग्जैक्टली किसी और इशू पे हम बात कर रहे थे मिलते जुलते, और यही बात हो रही थी। देखिए, बट ऑल्सो क्योंकि आपका टॉपिक आज का ये नई जो डेवलपमेंट है, और वो IBCC जो हमारा वो इंटर बोर्ड है, हम आपको पता है हमारे पास तो 28-30 बोर्ड हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो उसके अंदर ये मसला हमेशा कॉम्परेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का और ये सारा कुछ क्वालिटी का चलता रहता है। तो मैं आपकी इस जवाब
आपको वो जो आपका टॉपिक है उसके साथ थोड़ा मिलाना चाहती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि देखिए ये इन्होंने जो काम करने की कोशिश की है ना, 2 किस्म की ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, तरीके होते हैं ग्रेड असाइन करने के। जो इन्होंने किया है उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहते हैं। ये बेसिकली ये है कि जितने बच्चों को आपने 96% नंबर दिए हैं वो सारे के सारे A++ हो जाएंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस साल 9वीं के एग्जाम में 500 बच्चों को या 1000 बच्चों को या 100 बच्चों को 96% दिए, वो सारे के सारे, जैसे पहले 96% आप इतनी इन्फ्लेशन करते थे कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर 96% का, वो आप काम यहाँ पर भी करेंगे। वो एक दूसरी ग्रेडिंग एक टाइप का तरीका होता है ग्रेड्स असाइन करने का, जिसको रिलेटिव ग्रेडिंग या ग्रेडिंग ऑन अ कर्व कहते हैं। वो फिर थोड़ी सी बेहतर होती है क्योंकि उसके अंदर आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस साल इस कोहोर्ट में जो बच्चे फॉर एग्जांपल 9वीं के बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मैं उसमें से सिर्फ पहले जो टॉप के 10% और 15% बच्चे ना, उनको A+ ग्रेड दूंगा या दूंगी। और फिर इसी तरह से नीचे जो शायद 20% है, 25%, उनको मैं B+ या B, जो भी आपका तरीका है, जो भी आप कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो उसमें फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि आप लिमिट लगा देते हैं कि मैंने टॉप परफॉर्मर्स 10% ही, ये नहीं कि मैंने अपने बोर्ड को ऊपर दिखाने के लिए या अपनी क्वालिटी फॉल्सली ऊपर दिखाने के लिए मैंने हर एक को 96% या हर एक को A++ देना है। तो वो फिर भी ना, उससे सुनने वाले को थोड़ा सा जो बच्चे की रिलेटिव स्टैंडिंग है ना अपने कोहोर्ट में, अपने पीयर्स के दरमियान उस साल, वो पता चल जाती है, अच्छा ये टॉप 10% परफॉर्मर्स में है। ये जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इन्होंने की है, इससे तो वो भी नहीं आपको पता चलता। तो एक थोड़ा सा ये अच्छा कॉम्परेबिलिटी का जो इशू है ना, क्वालिटी का, कि ये जो कहते हैं कि शफाफियत आएगी और इससे हम नेशनल भी शायद और इंटरनेशनल कंपैरिजन मुमकिन हो सकेगा, वो तो अभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि हमारा करिकुलम कुछ और है। हम कुछ और पढ़ाते हैं, हम उसको किसी और तरीके से असेस करते हैं। जो दूसरे बोर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में कैम्ब्रिज सिस्टम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्राइवेट स्कूलों का। तो उसमें अगर आपका ये ख्याल है कि कल को यूके वाले आपके A++ को या आपके A+ को अपने A+ के बराबर लाके खड़ा कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या पढ़ाते हैं और उसको कैसे असेस करते हैं, उसे कैसे मार्क करते हैं। और उनको ये भी पता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं। वो फिर भी कोई इक्विवेलेंस का फॉर्मूला अपना बना लेंगे, जिसमें वो ये कहेंगे कि आपका A+ दर हकीकत हमारे B के बराबर है या हमारे C+ या हमारे C के बराबर है। तो वो आपकी गलतफहमी है या फिर आप अपने सुनने वालों को मिसगाइड करना चाहते हैं। मिनिस्टर्स जब इस तरह की बातें करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि सुनने वाले को, जो इंटरमीडिएट या जिसका बच्चा मैट्रिक में जाता है, उसको क्या समझ आएगी? वो कहेगा कि यार IGCSE में भी A+ होता है, यहाँ पे भी A+ हो गया, समहाउ क्वालिटी इज इक्वल नाउ। तो वो पेरेंट तो इसी गलतफहमी में 2-4 साल 5 साल निकल जाएंगे उसके। तो ये तो खैर एक तरीका है वो ये कहने का कि हमें एफर्ट भी ना करनी पड़े अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की, हमें कोई पैसा ना लगाना पड़े, टीचर्स को अकाउंटेबल ना ठहराना पड़े। हम भी इस सिस्टम में से जो फायदा उठा सकते हैं एज पॉलिटिशियंस, एज हमारे जानने वाले फायदा उठा सकते हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। आप अपना टाइम बस गुजार रहे हैं और आप दर हकीकत कोई चेंज नहीं लाना चाहते। तो अब इसकी एक और एग्जांपल अर्मिला, और आप ही के शो पे मैंने पिछली दफा दी थी कि इंडिया हमारे साथ है। इंडिया अभी तक वही सिस्टम फॉलो करता है जो लोकली जो उनका बोर्ड है, जो हम फॉलो करते हैं, वो भी नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, वो परसेंटेजेस देते हैं। उनका बच्चा जब यहाँ से उनके पास से जो FSC का इक्विवेलेंट करके निकलता है, तो उसको यूके की यूनिवर्सिटीज फौरन अपने अंडरग्रेड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे देती हैं। हमारा बच्चा जब इंटरमीडिएट से अगर फर्ज करें वहाँ पर एडमिशन सिक्योर भी कर ले, तो उसको रिमीडियल एजुकेशन का 1 साल लगाना पड़ता है। तो बात ये है कि इससे आपको ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में लोग अपना अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। बात क्रेडिबिलिटी की है। बात यह है कि आपके जब स्टूडेंट्स कहीं पर जाते हैं तो वो नजर आता है कि उन्होंने कुछ सीखा है, उनकी कोई नॉलेज है, उनकी कोई स्किल्स है, कोई कॉम्पिटेंस है। तो वो जब तक आप वो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी आप दुनिया को नहीं दिखाएंगे, वो नहीं देखेंगे, तो वो परसेप्शन तो नहीं चेंज होगी। तो वो कोई बेवकूफ तो नहीं है कि वो उनको लगेगा कि ये A+ है और ये B है और ये C है और ये आज से मेरे इक्वल हो गया। तो ये आपको इस तरह की ऑप्टिक्स या इस तरह की चीजें, इससे अब निकल आना चाहिए हमारे 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 जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन वही बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो बस फिर वो चलाते हैं इस तरह की बातें करके ये काम। आई अग्री, क्वालिटी का डॉक्टर आयशा बड़ा इशू है, और अभी तो हम इस डिस्क्रिमिनेशन से ही निकले, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और फिर हमारा O लेवल्स का एक सिस्टम है, फिर हमारा मैट्रिक का एक सिस्टम है, फिर आगे जाके एक प्रॉब्लम है। ये जो हमारे ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ हैं
हमारे तो यही एड्रेस नहीं हो रहे, और अब हम जब इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं तो वही आपकी वाली बात के इम्पैक्ट तो इसका कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ दिल की तसल्ली है समहाउ, जो आपकी और मेरी हो जाएगी या पेरेंट्स की हो जाएगी कि हमारा बच्चा भी अब ग्रेड्स के अंदर आ गया है। तो डॉक्टर आयशा, अब हमने कुछ तो सोल्यूशन निकाले, एंड यू सो राइट कि पहले तो हमारे बच्चों को एडमिशन्स में इतना मसला होता है, फिर अगर आपने, इवन मैं अब सोचूं कि मैंने आगे जाके एमफिल या पीएचडी बाहर से करनी है, तो पहले मुझे कुछ 2-2.5 साल दूसरी एजुकेशन पे लगाने हैं कि मैं उनको ये साबित कर सकूं कि जी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं आगे पढ़ सकती हूँ। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सोचते सोचते कि आपकी एजुकेशन में 2 साल और ऐड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो टाइम और मनी, और वो जाहिर कि हर एक की नहीं होता कि वो फिर दोबारा 2 साल लगा के या वो खर्चा दोबारा करके वो गैप्स ही अपने पुराने फिल करता रहे। तो ये तो है इशू। लेकिन देखिए, हमें पता है कि हमारे, जैसे आपने भी कहा, हमारा बहुत ही हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई बड़े रॉकेट साइंस। तो जब इतने बेसिक मसाइल को हल करने के, ये सॉल्यूशंस भी इनको सारे पता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, बात भी आ जाती है कि ये किसी की नज़र में ये प्रायोरिटी नहीं, जिनके प्रायोरिटी आपकी 2 सूरतों में हो सकती है ना, कि आपके बच्चे उस सिस्टम में जाते हो, उन्होंने भी उधर से पढ़ के और उधर से निकलना हो, और या फिर ये होता है कि आपको कोई पूछने वाला हो। हमारे पास इस तालीम के एटलीस्ट जो है एरिया, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, और आपके बच्चे बड़े कन्वीनियंटली या प्राइवेट स्कूल चले जाते हैं, एलीट प्राइवेट स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, या बाहर चले जाते हैं। तो फिर कोई एज सच कोई प्रेशर, कोई एज सच कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं कि जिसकी वजह से एजुकेशन इमरजेंसी का नाम हम हर साल सुनते हैं। जो भी हुकूमत आती है हर साल वो इमरजेंसी का ऐलान करती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में वो सिर्फ लैपटॉप बांट के या स्कूटीज बांट के चले जाते हैं। लेकिन वो हमारे जो मसाइल होते हैं, असली मसाइल होते हैं, वो तो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। और डॉक्टर आयशा, डोंट यू थिंक कि इसमें हमने अपने बच्चों को भी आदी कर दिया है? मैं तो पहले ही कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पे बड़ा सवाल करती हूँ हमेशा आप जैसे एजुकेशनिस्ट से, कि हमारे यहाँ तो अभी तक बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर रट्टा सिस्टम चल रहा है। मतलब वो इतना शदीद रट्टा सिस्टम है कि परेशानी होती है कि बड़े होकर या आगे जाके यही लोग जो हैं वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं समहाउ, बिकॉज उनको एक आदत या पैटर्न सिखा दिया जाता है कि आपने रट्टा लगाना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इवन हमारे इस सिस्टम के अंदर बड़ा मुश्किल है। इवन आप अगर दूसरे सिस्टम्स में देखें तो छोटे से छोटे उम्र के बच्चे को जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको लॉजिक के साथ समझाई भी जाती है और उसके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों के कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं होते। मैं एक स्पेसिफिक उसकी बात कर रही हूँ सेक्टर की। मतलब बिल्कुल ठीक बात कह रही है। देखिए, आपको पता होगा जब भी हम कोई नई हुकूमत आके वो दिखाना चाहती है कि जी हमने, जैसे आपको याद होगा कि वो बड़ी सिंगल नेशनल करिकुलम की, जिसको बाद में नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान का भी नाम दे दिया था। बड़ा ये था कि अच्छा हम किताबें चेंज करेंगे तो समहाउ क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, हम प्राइवेट स्कूलों के बराबर आ जाएंगे। तो वो आपने सारी डिबेट देखी होगी पिछले 3-4 साल की, और वो हमें पता है कि उसका क्या बना और क्या नहीं बना। और उस वक्त भी मेरे जैसे लोग यही कहते थे कि देखिए आप तो बहुत सारे खैर इश्यूज हैं जो ठीक करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज हम एग्जामिनेशन की भी बात करते थे कि आप जब बच्चे को एग्जामिन ही फैक्चुअल या मेमोराइजेशन या रट्टा लगाने के ऊपर करते हैं, वो तो आपकी चीज चेंज नहीं हो रही है। तो आप कि किताब चेंज करने से, और किताबें भी हमें पता है कि उस तरह खैर नहीं चेंज हुई थी, लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट से हम कह देते हैं कि जी अच्छा जी बड़े अच्छी आपने किताबें बना दी हैं। लेकिन अगर आप बाकी सब कुछ, यानी कि टीचिंग किस तरह हो रही है क्लासरूम में, वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिर्फ किताब में डालने से तो क्लियर नहीं हो जाएंगे। एक पढ़ाने वाला भी होगा जो कि बेसिकली बच्चे और किताब के दरमियान मीडिएट कर रहा है लर्निंग को, वो ट्रेन नहीं है। वो उसको आप ट्रेन कर भी लेंगे तो वो आपने ओवर टाइम टीचर हायरिंग को भी तो अपने पॉलिटिकल वो पेट्रनेज के लिए इस्तेमाल किया ना, कि अपने लोगों को लगा लिया। जिन लोगों को टीचर नहीं बनना चाहिए वो भी बहुत सारे टीचिंग वर्कफोर्स का हिस्सा बन गए हैं। एक वजह ये भी है कि टीचिंग कोई ऐसा लोग परसू नहीं करना चाहते एज अ प्रोफेशन अभी तक हमारे मुल्क में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो वो आपने सिस्टम को, वो 21 लाख 25 लाख टीचर उसके अंदर जिनको शायद नहीं, बल्क टीचर्स जिनको नहीं भी आना चाहिए था उस वर्कफोर्स में, अब उसका हिस्सा बन गया। अब आप उनको इतने आराम से हटा भी नहीं सकते क्योंकि वो आपके लिए लीगल इश्यूज बन जाते हैं। सो आप किताब चेंज कर भी लें, टीचर आपका चेंज नहीं हो रहा, वो बच्चे को उस तरह पढ़ा नहीं रहा जिस तरह से उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। फिर आप दूसरा ये कि आप उसको एग्जामिन ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे टेस्ट नहीं कर रहे आप उसको, वो तो रट्टा सिस्टम वाला आपने अभी तक एग्जाम बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियस
सीरियस होते तो आप वाकई अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को सिर्फ ये ग्रेडिंग जैसी जो एक पैकेजिंग है कि हम रिजल्ट कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप वाकई एग्जाम को अपने इस तरह चेंज कर दें कि वो बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करे, तो फिर एक तरीका है आपके पास कि आप टेस्टिंग के थ्रू टीचर को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि टीचर ने अपने बच्चे को, अगर कंसिस्टेंटली आपको नजर आ रहा है कि एक स्कूल में फिजिक्स में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है या जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तो टीचर या ये स्कूल सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। लेकिन ये तो फिर ये लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं करने वाली। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, या जो हमारा सिस्टम अभी चल रहा है, या ब्यूरोक्रेसी का भी इवन, वो शॉर्ट टर्म गोल्स है। क्योंकि मैंने तो चले जाने 2 साल बाद 3 साल बाद, तो ये तो कोई 10-15 साल की गेम है ना, जो अगर आपने फैंसी चीज दिखा दे जिससे लोग भी अट्रैक्ट हो जाए, हमारा भी समझ में आ जाए कि जी हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो काम नहीं हो रहा, वो समहाउ बस उसी वक्त एक करी जा रही, कोट मेकअप किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी।